हेलो, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। अभी अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है पादपों में खनिज पोषण, जिसके अंतर्गत अपन ने जो वृहद मात्रिक पोषक तत्व थे आवश्यक पौधों के लिए, उनके निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन किया था। आज अपन यहाँ सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के जो अवशोषण स्वरूप है उनके बारे में, वो पौधे में कौन सा कार्य करते हैं, उनका क्या महत्व है, या वो किसी पर्टिकुलर घटक के रूप में कार्य करते हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा, जो टॉप बिंदु रहेगा, वो रहेगा कमी के प्रभाव या न्यूनता के जो लक्षण हैं पौधों में जो दिखाई देते हैं उनके बारे में सबकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो अपने सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन और निकिल। निकिल जो है वो 17वें खनिज पोषक तत्व या आवश्यक खनिज पोषक तत्व के रूप में खोजा गया है डाल्टन और उनके सहयोगियों के बारे में। तो एक एक को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं वो करते हैं जिंक के बारे में। तो यहाँ अगर अपन सबसे पहले नंबर लेते हैं जिंक, तो इसके अवशोषण स्वरूप की अगर अपन बात करें तो ये जिंक आयनों यानी कि डाइवेलेंट आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है मृदा से। दूसरा आता है इसका कार्य, महत्व और घटक। तो कार्य, महत्व और घटक की अगर अपन बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि पौधों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है ऑक्सिन, जिसका एक प्रकार है इंडोल एसिटिक एसिड। इसके संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक एंजाइम कार्बोक्सिलेज, एंजाइम का नाम है कार्बोक्सिलेज, उसके सक्रियक यानी कि एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है। एक्टिवेटर से सीधा सीधा तात्पर्य है कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़कर ये उसको सक्रिय करता है। इसके अलावा एक वृहद मात्रिक पोषक तत्व जो कि अपन ने पीछे पढ़ा था, क्रांतिक तत्व के अंतर्गत भी रखा गया है, फॉस्फोरस, उसके अवशोषण की प्रक्रिया का भी ये नियमन करता है। अर्थात फॉस्फोरस के अवशोषण की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का ये कार्य करता है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें, तीसरा जो इसका बिंदु है वो है कमी के प्रभाव। यानी कि अगर मान लीजिए मृदा में जिंक की कमी हो जाए और पौधे में इसके कौन कौन से लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे, तो कमी के प्रभावों के अंतर्गत अगर अपन जिंक की बात करते हैं तो यहाँ इसके द्वारा जो वृद्धि दर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पौधा है वो बौना हो जाता है। बौना या अपन ये कह सकते हैं कि लंबाई का सीधा सीधा जो तात्पर्य है वो पौधे की शीर्ष प्रमुखता या इंडोल एसिटिक एसिड पे डिपेंड करता है। अगर ये नहीं होगा तो ऑक्सिन जो हार्मोन है जो कि लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी कलिकाओं की जो प्रसुप्तता है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पौधा जो है वो कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। इसके अलावा जो अपनी पर्ण है पौधे की, जिंक की कमी की वजह से जो पर्ण है उनकी आकृति बिगड़ जाती है, अर्थात जो पत्तियां हैं या जो पर्ण है वो विकृत हो जाती हैं और या आकार में छोटी रह जाती हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जिंक की कमी से होने वाला कोई पादप रोग का नाम बताइए। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, इसकी कमी से पादपों में लिटिल लीफ डिजीज यानी कि लघु पर्ण रोग देखने को मिलता है। अब इसके बाद में नंबर सेकंड यानी कि जिंक के बाद नंबर आता है किसका? मैग्नीज का। तो मैग्नीज की अगर अपन बात करें, मैग्नीज सांकेतिक Mn, और इसके अवशोषण स्वरूप की अगर अपन बात करें तो जिस प्रकार से जिंक डाइवेलेंट आयनों के रूप में अवशोषित होता है, वैसे ही मैग्नीज भी डाइवेलेंट आयनों के रूप में मैग्नस, जिनको अपन क्या कहते हैं, मैग्नस आयनों के रूप में क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अब आता है दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु है इसका कार्य, महत्व या घटक। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की उपस्थिति यानी कि सनलाइट, उसके अलावा क्लोरोफिल और उसके साथ साथ में क्लोरीन की उपस्थिति में ये मैग्नीज जो आयन है वो जल के प्रकाशिक अपघटन को या जल के विघटन को प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जिसकी वजह से ये H+ और OH आयनों में टूटता है और साथ ही साथ यहाँ ऑक्सीजन मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो ये सबसे इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत तो ही, प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ ये श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय आदि में भाग लेने वाले जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम हैं, उन एंजाइमों के सक्रियक के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसकी कमी के प्रभावों की, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए
कि मैग्नीज की या जो अपना मैग्नेस आयनों के रूप में पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाने वाली जो खनिज पोषक तत्व है, अगर इसकी मृदा में कमी हो जाए तो पौधों में जो लक्षण प्रकट होंगे उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला लक्षण है वो होगा क्लोरोसिस। कौन सा होगा? क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस को आप हिंदी में कह सकते हैं हरिमाहीनता। हरिमाहीनता से सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो पत्तियां हैं, जो पर्ण हैं, जो लीफ हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। दूसरा, जिंक की कमी से भी पादपों में रोग होता है और मैग्नीज की कमी से भी पादपों में रोग होता है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से या बहुत एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके द्वारा यानी कि मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स स्पॉट नामक एक रोग उत्पन्न होता है, जिसके अंतर्गत पत्तियों पर गेरुए रंग के या गहरे लाल रंग के मार्स का मतलब होता है मंगल। अब मंगल आपको पता है, मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, लगभग उसी कलर के गहरे धब्बे बनते हैं, जिसको कहा जाता है मटर का या मटर में मार्स स्पॉट रोग। किसकी कमी से होता है? किस खनिज पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आपका आंसर होगा मैग्नीज। अब मैग्नीज के बाद आता है आयरन। आयरन की अगर अपन बात करें तो अवशोषण का स्वरूप, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो कौन सा है? अवशोषण का स्वरूप। तो अवशोषण के स्वरूप में आपको याद रखना है ये फेरिक आयनों के रूप में अवशोषित होता है, Fe+3 या Fe आप लिख सकते हैं +++। मृदा से फेरिक आयनों के रूप में क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। अब इसके बाद आता है इसके कार्य, महत्व या अपन का बात करें घटक। तो सीधी सी बात है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में सेट करनी है अपने, कि इसके अलावा जितने भी अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, यानी कि जितने भी अन्य आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, बोरोन है, निकल है, इन सब की तुलना में इसकी जो आवश्यकता है या जो इसकी जो मात्रा है अवशोषित की जानी, वो तुलनात्मक क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अब अपन अगर इसके कार्य, महत्व या घटकों की अगर अपन बात करें तो आयरन का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया जाता है वो होता है क्लोरोफिल, यानी कि जो अपना पर्णहरित है क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल का घटक न होने के बावजूद भी इसके संश्लेषण में, यानी कि क्लोरोफिल के संश्लेषण में इसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, अर्थात आयरन की अनुपस्थिति में क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, इन सब प्रक्रियाओं के दौरान जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रियाएं होती हैं उसमें भाग लेने वाली विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरणकारी प्रोटीन, जैसे कि फेरोडॉक्सिन है, इसके अलावा साइटोक्रोम है, उन सब के घटक के रूप में भी ये क्या करता है? कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें आयरन की, तो जो आयरन है ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान रिवर्सिबली, यानी कि जिसे अपन कह सकते हैं Fe2+ से ऑक्सीडाइज होकर के ये Fe3+ का निर्माण करता है, अर्थात ऑक्सीजन के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है जो कार्य है या जो इसका महत्व है, उसकी अगर अपन बात करें तो एक एंजाइम होता है कैटालेज, या जिसको अपन प्रोक्सीडेज भी आप लिख सकते हैं। कैटालेज जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे विषैले तत्वों के विघटन का कार्य करता है। तो यहाँ जो आयरन है, ये जो आयरन है आपका फेरिक आयनों के रूप में अवशोषित होने वाला, वो इस कैटालेज एंजाइम के सक्रियक, यानी कि इसकी एक्टिव साइट से जुड़ करके इसको एक्टिवेट करने का कार्य करता है। अब आती है इसकी कमी के प्रभाव, यानी कि अगर इसकी न्यूनता हो जाए तो कमी के कौन कौन से प्रभाव होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कमी का प्रभाव है वो है इसका हरिमाहीनता, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं क्लोरोसिस। लेकिन नाइट्रोजन के द्वारा उत्पन्न होने वाली क्लोरोसिस और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली क्लोरोसिस में थोड़ा अंतर है। यहाँ ये हरिमाहीनता यंग लीव्स, यानी कि जो नई पत्तियाँ हैं उनमें देखने को मिलती है, जबकि नाइट्रोजन के द्वारा जो हो रही थी वो सेनेसेंट लीफ या जो ओल्डर लीव्स हैं उनके द्वारा उनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सेल डिवीज़न, यानी कि जो अपना कोशिका विभाजन है उसकी दर भी इसकी कमी की उपस्थिति में कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल पादप की जो वृद्धि है वो कम हो जाती है और पौधे में हल्का पतला बौनापन देखने को मिलता है। अब इसके बाद में आयरन के बाद नंबर आता है किसका? कॉपर का। तो यहाँ अगर अपन बात करें कॉपर की, तो सामान्य भाषा में कॉपर को तांबा भी कह सकते हैं, और इसके अवशोषण स्वरूप की बात करें तो आयरन के समान, जैसे कि आयरन फेरिक आयनों के रूप में अवशोषित होता है, तो कॉपर भी यहाँ क्यूप्रिक आयनों के रूप में अवशोषित किया जाता है।
दूसरी बात, इसका एक कार्य बिल्कुल सिमिलर है। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, वहाँ कॉपर या जो क्यूप्रिक आयन है ये भी आयरन के समान रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होकर के, यानी कि Cu+ से ये ऑक्सीडाइज होकर के Cu++ का निर्माण करता है। इसके साथ साथ अगर इन घटक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरणकारी प्रोटीन साइटोक्रोम का जो कॉपर है वो महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। अब इसके बाद आती है इसकी कमी के प्रभाव। तो कमी के प्रभावों की अगर अपन बात करें तो जो कॉपर है या जो क्यूप्रिक आयन है, इसके द्वारा पादपों में एक रोग उत्पन्न होता है जिसमें इसको कहते हैं नींबू का डाईबैक रोग। अब नींबू का डाईबैक रोग क्या है? नींबू का डाईबैक रोग है जिसमें प्ररोह शीर्ष क्या होने लग जाता है? मृत होने लग जाता है। इसके अलावा पादपों में ऊतक क्षयी क्षेत्र से सीधा तात्पर्य होता है कि पादप की जो पत्तियां हैं या जो सॉफ्ट पार्ट हैं उनके ऊपर ब्राउन स्पॉट बनते हैं, जो कि बाद में वहाँ से ऊतक धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? गलने लग जाता है। तो इस प्रकार ये 4 अपने यहाँ हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन और निकल के इन्हीं बिंदुओं को लेकर के उनका अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।